Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our new series of class 12 BST. और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के 8th चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग. Now, what is controlling? What are the features of controlling? Importance, process, everything we will cover in this chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है व्हाट इज कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग रिफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, चेकिंग इफ देयर इज एनी डेविएशन, फाइंडिंग द रीजन ऑफ डेविएशन एंड सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर. तो सबसे पहले ये कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. दोनों के बीच में एक डेविएशन निकालता है कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है. अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का रीजन क्या है और फिर कैसे उस डिफरेंस को ठीक किया जा सकता है. जैसे अगर 12th या 11th की बात कर लें तो 11th क्लास में आपने एक टारगेट सेट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल 85% अचीव करने का. जब आपने एक्चुअल में एग्जाम दिए तो आपके सिर्फ 80% ही बन पाए. तो नाउ कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, पहले कंपेयर करते हो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद योर प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि आपने जो सोचा था वो अचीव हुआ या नहीं. फिर फाइंडिंग इफ देयर इज एनी डेविएशन, क्या कोई फर्क है क्या. तो फर्क दिख रहा है कितने का, 5% का. तो डेविएशन निकालने के बाद फिर आप करते हो रीजन ऑफ डेविएशन, क्यों हुआ ऐसा कि 5% कम आ गए. रील ज़्यादा देखी थी, टाइम पास ज़्यादा किया था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था, तो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये परसेंटेज स्लिप हुए. फिर आता है सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर, ऐसा क्या करें कि 12th में ऐसा दोबारा ना हो. तो ये हमारा होता है कंट्रोलिंग. सबसे पहले कंपैरिजन, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, सीइंग इफ देयर इज एनी डेविएशन, फाइंडिंग द रीजन ऑफ डेविएशन एंड सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर. यही इसके 4 स्कोप भी हैं. तो कंट्रोलिंग के स्कोप में 4 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के बाद फिर डेविएशन निकालना, फिर आता है रीजन ऑफ डेविएशन, और फिर लास्ट आता है मेजर्स, सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके एस्पेक्ट की. तो कंट्रोलिंग दो तरह से की जा सकती है. एक कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल. ना कई बार आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसमें डेविएशन का रीज़न होता है आपके गोल्स या फिर आपके टारगेट्स. कई बार जो आप टारगेट सेट करते हो वो रियलिस्टिक होते ही नहीं है, या आपके प्लान्स या स्ट्रेटजीज में ही गलती होती है. तो कई बार आप जो गोल अचीव ना कर पाए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गोल की गलती है कि आपने जो गोल सेट किया था वही गलत है. तो स्ट्रेटेजी कंट्रोल के अंदर हम दोबारा से अपने प्लान्स या अपने स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं कि वो कहीं कहीं गलत तो नहीं है. जबकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि हमने हमारी एक्टिविटीज़ या हमारी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रह गई. तो कई बार अगर हम डेविएशन आ रहा है, गोल अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उसमें कमी होती है हमारी परफॉर्मेंस में. तो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, कंपेयर करना, दैट इज द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल. तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रिफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स आर. ये चेक करना कि आपके प्लान्स और स्ट्रेटजीज कितनी इफेक्टिव हैं, क्योंकि कई बार डेविएशन आने का रीज़न ये होता है क्योंकि आपके प्लान्स और स्ट्रेटजी सही नहीं होते हैं. नाउ एज्यूम करो कि आपने सोचा था 11th क्लास में कि मैं आराम से 85% अचीव कर लूँगा, लेकिन जब आपने अचीव किया तो आपने 90% अचीव करके दिखा दिया. तो नाउ इसमें आपकी परफॉर्मेंस तो गलत नहीं है, वो तो बेटर ही थी. फिर डेविएशन का रीज़न क्या था, आपके प्लान से गलत थे. आपने अपने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपने स्ट्रेटजीज ही बहुत लो सेट की थी. तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आप देखते हो कि आपके प्लान्स या आपकी स्ट्रेटजीज में कहीं कमी है, उसे रिवाइज करना है. जबकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट बात करता है, फोकस करता है ऑन द मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं वो जो मिसमैच है वो आपके एक्शन या एक्टिविटीज़ की वजह से तो नहीं है. तो अगर आपने 85% सोचा और 80% अचीव किया, तो फिर आप चेक करोगे कि आप क्या कर रहे थे. आपने कितनी बार आपने मूवीज़ देखने की वजह से अपने चैप्टर्स रिवीजन छोड़ दिए, कितने बार आपने सिर्फ रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट किया. तो एक्चुअली आपके एक्शन और परफॉर्मेंस में कहाँ कमी थी, ये आप निकालते हो थ्रू ऑपरेशनल एस्पेक्ट. ओके. फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग को हम याद रखेंगे विद द ट्रिक bgp.con. इट्स नॉट बीजेपी, इट्स bgp.con. बी से हो जाएगा बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग. तो जो कंट्रोलिंग होता है वो बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है.
हमने अभी इसके स्कोप की बात की है कि ये कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद डेविएशन निकालता है, इसके बाद फिर रीजन निकालता है और सजेस्ट करता है करेक्टिव मेजर। तो जब हम कहते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग है तो इसका मतलब ये कि ऑलरेडी परफॉर्म की गई या ऑलरेडी परफॉर्म की गई एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम करता है, ये देखने के लिए कि मैंने कहाँ गलती की। तो इसलिए क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। तो कंट्रोलिंग कंपेयर करता है आपकी ऑलरेडी परफॉर्म्ड एक्टिविटीज को विद योर प्लान्ड एक्टिविटीज और इसके लिए उसे पास्ट में देखना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स बैकवर्ड लुकिंग। और सिर्फ ये कंपैरिजन नहीं करता, कंपेयर करने के बाद आगे फ्यूचर में ये गलती ना हो इसके लिए कौन कौन से सजेशंस आप दे रहे हैं या कौन कौन से करेक्शंस हम कर सकते हैं उसकी सजेशन लिस्ट भी बनाता है। और इस तरह से ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो इन बैकवर्ड लुकिंग ये इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। तो पास्ट को कंपेयर करता है पास्ट के प्लान के साथ, दैट्स व्हाई इट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग। Now, controlling is forward looking because it also suggests the measures to remove the reasons of deviation. तो ये फ्यूचर के लिए सजेशंस भी देता है कि कैसे आप उस डेविएशन को रिमूव कर सकते हो। फिर आता है जी से गोल ओरिएंटेड। नाउ कंट्रोलिंग एश्योर करता है कि सारी चीजें चल रही हो एज पर प्लान। तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। और प्लान्स आर गोल ओरिएंटेड, प्लान्स बना ही इसलिए गए हैं ताकि गोल को अचीव किया जा सके। तो इनडायरेक्टली जो कंट्रोलिंग है वो भी गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। सो कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान्स एंड प्लान्स आर मेड टू अचीव द गोल। तो प्लान बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि गोल अचीव हो जाए और कंट्रोलिंग आपके उस प्लान्स को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से गोल अचीव करने में कंट्रोलिंग का भी एक रोल होता है। फिर हम बात करते हैं पी से परवेसिव। नाउ परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट एवरी लेवल्स। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, इवन हमारे घरों पर भी कंट्रोलिंग होती है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट, मतलब एक कंपनी में अगर आप चले जाए तो उसमें सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस एक्सेट्रा। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग की जाती है। और फिर हर एक लेवल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, 3 लेवल्स होती हैं। हर एक लेवल का मैनेजर कंट्रोलिंग परफॉर्म करता है। इट इज अ परवेसिव, इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट एवरी लेवल्स। फिर आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस और इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमेशा परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपेयर करके ये छोड़ देगा, कंपेयर करने के बाद फिर डेविएशन निकालेगा, डेविएशन क्यों हुआ इसकी रीजन निकालेगा एंड फिर फ्यूचर के लिए सजेशन देगा। अब फ्यूचर के सजेशन के बेस्ड पे दोबारा से टारगेट डिसाइड किए जाएंगे, दोबारा से फिर कंपैरिजन होगा, दोबारा डेविएशन होगा एंड इट गोज ऑन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारी नेचर की ट्रिक क्या थी, बी जी पी डॉट कॉन। बी से बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी परफॉर्म की गई एक्टिविटीज को कंपेयर करता है पास्ट में बनाए गए प्लान्स के साथ, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है। और फ्यूचर के लिए सजेशन देता है, इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। फिर हम बात करते हैं जी से गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो कंट्रोलिंग है वो एश्योर करता है कि एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान्स एंड प्लान्स आर मेड टू अचीव द गोल। फिर आता है पी से कंट्रोलिंग इज performed in every type of organization at every levels in at and all the departments। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर कंट्रोलिंग परफॉर्म की जाती है। और सी से आता है कॉन्टिन्यूस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा परफॉर्म की जाती है, सिर्फ कंपैरिजन करके खत्म नहीं होता, डेविएशन, रीजन एंड सो ऑन ये चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, वाई कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। और उसकी ट्रिक, इस इम्पोर्टेंस को आप याद रखेंगे विद द ट्रिक CM RD शर्मा जी। CM RD शर्मा जी। सी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो जो कंट्रोलिंग है वो आपकी हेल्प करता है टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, अमंग द डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। तो ये दो तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, एक तो अमंग द डिपार्टमेंट्स। अभी अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हो तो वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे अगर मैंने टारगेट सेट किया था कि इस साल या इस महीने 1000 यूनिट मेरी बिक जानी चाहिए, तो मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए टारगेट सेट किया।
अब इस 1000 यूनिट का सेल्स डिसाइड कर रही हूँ, तो उसी के बेसिस पर प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ेंगे और उसी के बेसिस पर फाइनेंस भी चाहिए होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। जब आप सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हो तो ये श्योर होता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है कौन? कंट्रोलिंग। और इसके अलावा मीन्स और एंड्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाता है। नाउ व्हाट इज मीन्स एंड एंड्स? मीन्स का मतलब होता है जरिया और एंड का मतलब होता है मंजिल, है ना। तो सिर्फ कंट्रोलिंग ये अश्योर नहीं करता कि आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, वो अचीव हो जाए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से ही अचीव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मुझे एग्जाम में 85% आ जाएंगे, ओके, तो कंट्रोलिंग सिर्फ ये चेक नहीं करेगा कि 85% आने चाहिए, वो तो आने ही चाहिए, बल्कि साथ में ये भी चेक करेगा कि सही तरीके से आने चाहिए। अभी मैंने 85% सोचा, एग्जाम के एक दिन पहले तक मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और उसके बाद मैंने चिट्स बना के चले गई, सामने वाले की चीटिंग कर ली या टीचर को कोई रिश्वत दे दी और कुछ भी करके मेरे 85% आ गए। तो ना कंट्रोलिंग ये नहीं कहेगा कि हाँ सेटिस्फाइड है, जितना सोचा था उतना आ गया। नहीं, जितना सोचा था वो तो होना ही चाहिए, पर जिस तरीके से सोचा था उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये मीन्स और एंड्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाता है कि जो आपका एंड है वो अचीव हो जाना चाहिए विद द करेक्ट मीन्स, सही तरीकों से अचीव होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। और इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। फिर आता है एम से मोटिवेशन। तो एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। हाउ? कंट्रोलिंग पहले तो क्लियरली कम्युनिकेट करता है टू द एम्प्लॉयज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो उनसे पहले ही बता देता है कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी। ना वो कम्युनिकेट करने के बाद उन्हें फ्रीडम दी जाती है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एज पर देयर विल। वो जैसे चाहते हैं उसे परफॉर्म करें, और कहीं पर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मैनेजर्स हैं वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि उनको काम करने में मोटिवेशन फील हो। ये सारी चीज़ें कौन करता है? कंट्रोलिंग। तो पहले तो उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है द स्टैंडर्ड्स एंड द गोल्स, कि किसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस जज की जानी है। और इसके अलावा फिर वो उनकी पहले तो फ्रीडम देता है कि वो उस गोल को वो खुद ही अचीव करे, पर फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसकी हेल्प करने के लिए कंट्रोलिंग या कंट्रोलर्स विल बी देयर, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल बूस्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पहले ही बता दिया जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें एक्सपेक्टेड है कि आप 90% अचीव कर लेंगे, तो गोल्स आर क्लियर, आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं कि हम आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास फ्रीडम है, आपको जैसे जहाँ से पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको नोट्स प्रेफर करने हैं, आपको स्कूल के नोट्स प्रेफर करने हैं, आपको यूट्यूब लेक्चर्स प्रेफर करने हैं, एनीथिंग यू कैन प्रेफर। पर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, फील फ्री टू शेयर ना, हम वहाँ पे रहेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आपको अचीव क्या करना है, आपके पास एक फ्रीडम भी है, और कहीं पर अटके तो आपके पास एक गो थ्रू सॉल्यूशन भी है कि आप यहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिससे ओवरऑल एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो बूस्ट होता है। फिर आता है आर से रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है। कैसे? क्योंकि कंट्रोलिंग एश्योर करता है कि सारी चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और प्लान्स में ऑलरेडी सारे सारे ब्लूप्रिंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो जब एक पर्सन ब्लाइंडली प्लान को फॉलो करता है तो इट एश्योर्स कि वो कोई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं करेगा, जैसा प्लान में लिखा गया है वो उसे ही फॉलो करेगा। तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, जिससे कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। वो ये चेक करता है कि सारी चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग हो, जिसकी वजह से कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब घरों में शादियाँ होती हैं तो सबका काम डिवाइड किया जाता है कि आप केटरिंग संभालेंगे, आप डेकोरेशन संभालेंगे, आप परफॉर्मेंस का काम देख लेंगे, गेस्ट का स्वागत आप करेंगे, सबका जो काम होता है वो डिवाइडेड होता है। अभी जो प्लान्स में अगर जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अगर हर एक इंसान उसे ही बस ब्लाइंडली फॉलो करेगा तो फंक्शन बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी किसी भी काम को कर रहा है या फिर प्लान्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, कई बार एक ही काम को 2-3 लोग साथ में कर लेंगे, जिसकी वजह से टाइम, एफर्ट्स, पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो करना चाहिए था पर किया नहीं, अगेन उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा होता है जब कंट्रोलिंग नहीं होती है। जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप एश्योर करते हो कि एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान, जिसकी वजह से किसी भी रिसोर्स का कोई वेस्टेज नहीं होता और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है।
फिर आता है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो कंट्रोलिंग से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर आता है, डिसिप्लिन आता है, क्योंकि कंट्रोलिंग चेक करता है द डिसलॉयल्टी एंड डिसऑनेस्टी और फ्रॉड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। तो ये चेक करता है कि हमने क्या टारगेट सोचा था, डेविएशन कितना आया, डेविएशन क्यों आया, और जब ये रीजन फाइंड आउट करता है डेविएशन की, तो इसमें अगर कोई भी डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी या फ्रॉड होता है तो वो उनकी नज़र में आता है, जिसकी वजह से ऐसे कोई भी मिसमैनेजमेंट या फिर इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। फिर हम बात करते हैं जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमने देखा था कि कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक और एक ऑपरेशनल। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है वो चेक करती है आपके प्लान्स और स्ट्रेटजीज को, और अगर वो एफिशिएंट नहीं होती है तो उसे रिवाइज करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं या फिर सही बनते हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमने ये पहले भी देखा था जब नेचर कर रहे थे कि कंट्रोलिंग एश्योर्स दैट एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान एंड प्लान्स आर मेड टू अचीव द गोल। तो कंट्रोलिंग ये एश्योर करती है कि सारी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और प्लान्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि गोल अचीव हो जाए। तो इनडायरेक्टली जो कंट्रोलिंग है वो गोल को अचीव करने में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारी इसकी ट्रिक थी CM RD शर्मा जी। C से था कोऑर्डिनेशन, M से था मोटिवेशन, R से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, D से डिसिप्लिन, S से स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी, और फिर G से गोल ओरिएंटेड। बढ़ते हैं आगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी तक जितना हमने किया है उसमें एक साफ समझ में आ रहा है कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, पर एग्जैक्टली इनका क्या रिलेशनशिप है इसे आप याद रखेंगे विद द ट्रिक पिन फॉरवर्ड। पिन फॉरवर्ड, पी से हो जाएगा प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर इज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। तो प्लानिंग सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देती है, ऑर्डर देती है कि क्या होना चाहिए, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done। ये सिर्फ प्रिस्क्राइब करती है, इसे बताती है कि ये होना चाहिए, जबकि कंट्रोलिंग एक्चुअल में उसे इवेल्युएट करता है कि क्या वैसा ही सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो कंट्रोलिंग चेक करने का काम करता है, जबकि प्लानिंग सिर्फ प्रिस्क्राइब या फिर ऑर्डर देने का काम करती है। तो प्लानिंग बेसिकली प्रिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एक्सेट्रा। जबकि कंट्रोलिंग इवेल्युएट और चेक वेदर द डिजायर्ड कॉज और कोर्स ऑफ एक्शन, ये कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट। तो प्लानिंग सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन बताती है कि क्या होना चाहिए, और कंट्रोलिंग एक्चुअल में चेक करता है कि वैसा ही अचीव हो रहा है या नहीं। फिर हम बात करते हैं आई से इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। हाउ? क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। सो इफ देर इज नो प्लानिंग, देर इज नो प्लान्ड परफॉर्मेंस, यू कैन नॉट कंपेयर योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास प्लान्ड परफॉर्मेंस का होना जरूरी है। तो अगर प्लान्ड परफॉर्मेंस नहीं होगा तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। इन दैट केस कंट्रोलिंग कैन नेवर एग्जिस्ट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्लानिंग भी नहीं हो सकती है जब तक कंट्रोलिंग नहीं हो। कैसे? क्योंकि कंट्रोलिंग लास्ट में क्या देता है, सजेशंस देता है कि कैसे आप डेविएशंस को ठीक कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम में डेविएशन नहीं आए। इन्हीं सजेशंस के बेसिस पर अगले साल के प्लान्स बनाए जाते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर की कोई फीडबैक रिपोर्ट नहीं हो, प्रीवियस ईयर के कोई सजेशंस नहीं हो, तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई प्लानिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्रोलिंग। So if there is no planned performance, then controlling manager will not be able to know whether the actual performance is okay or not। तो कोई प्लान परफॉर्मेंस अगर होगी ही नहीं तो मैनेजर कभी जान ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस सही है या नहीं, वो कंपेयर कर ही नहीं पाएगा। तो इन दैट केस कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है जिसकी वजह से प्लान्स भी फॉलो हो पाते हैं। एंड साथ ही में वो सजेशन रिपोर्ट बनाता है जिसके बेसिस पर अगले साल की प्लानिंग होती है। बिना उसके प्लानिंग करना काफी मुश्किल होगा। फिर हम बात करते हैं एंड से हो जाएगा नेचर एंड कॉन्सेप्ट। इस नेचर एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दोनों की, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की वो देनी है, डेफिनेशंस देनी है, एंड दैट्स इट। तो प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन।
क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये सारी चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना है इस प्लानिंग। ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, seeing if there is any deviation, finding the reason of deviation and suggesting the corrective measures। तो पहले कंपेयर करना, फिर देखना कहीं कोई डेविएशन है क्या, अगर डेविएशन है तो कितना, क्यों है वो डेविएशन, रीजन क्या है, और फिर क्या करें ऐसा कि दोबारा ये डेविएशन नहीं है। दैट इज कंट्रोलिंग। लास्ट है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड से हमारा होता है कि बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, तो दोनों ही पीछे भी देखते हैं और दोनों ही आगे भी देखते हैं। नाउ कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी ऑलरेडी परफॉर्म की गई एक्टिविटीज को कंपेयर करता है पास्ट में बनाई हुई प्लान के साथ, एंड दैट्स व्हाई इट इज बैकवर्ड लुकिंग। और फ्यूचर के लिए सजेशन देता है ये कैसे डेविएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं, पास्ट का कभी कोई प्लानिंग बनता ही नहीं है। जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा चुकी हैं उसके लिए प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है, दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। बट उस प्लानिंग करने के लिए आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस काम आते हैं, तो बिना पास्ट के एक्सपीरियंस की आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स वाई जो प्लानिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि वो पास्ट के एक्सपीरियंस या पास्ट के नॉलेज को यूज करती है टू मेक द प्लान्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप में क्या था? पेन फॉरवर्ड। रिवाइज कर लेते हैं। पी से था प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। आई से इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, एंड से नेचर एंड कॉन्सेप्ट, एंड फॉरवर्ड बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आगे बढ़ते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस। ना कंट्रोलिंग की प्रोसेस वैसे तो 6 स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, बट इसका हर एक स्टेप काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो उसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से प्रिडिक्टेबल नहीं बनाने के लिए वो आपके हर एक स्टेप के अंदर से कोई केस स्टडी बनाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हर एक स्टेप को थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ताकि कोई भी केस स्टडी आए तो आपके लिए उसे समझना या फिर उसका आंसर देना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ द टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स। तो कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। तो देयर मस्ट बी सम प्लान्ड परफॉर्मेंस, तो देयर मस्ट बी सम टारगेट्स। तो कंट्रोलिंग स्टार्ट ही होता है टारगेट्स या स्टैंडर्ड सेट करने से। नाउ स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? तो बेसिकली दीज आर द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। तो ये एक बेस है जिसके बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। नाउ ध्यान का रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। नाउ स्मार्ट का मतलब क्या है? एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अचीवेबल, आर से होता है रिलीवेंट, एंड देन टी से होता है टाइम बाउंड। ना एस से स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बहुत वेग गोल्स मत रखो कि हमें ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है। स्पेसिफिकली बताओ कि कैसे ग्रो करना है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, ब्रांचेस बढ़ानी है, क्या करना है एग्जैक्टली स्पेसिफिक रहिए। जैसे अगर आपके केस में बात करें तो बहुत वेग मत बोलो कि यार अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस बार सीरियसली पढ़ाई करनी है, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऐसा मत बोलो। स्पेसिफिकली बताओ कि एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ोगे, कितने परसेंटेज लाओगे, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली आपके टारगेट्स होने चाहिए। एम से आता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है टारगेट ऐसे बनाओ विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, इन क्वांटिटीज, क्योंकि जब आप टारगेट अपने क्वांटिटीज में सेट करते हो तो उसे चेक करना आसान होता है। तो अगर आपने बोला आज मैं बहुत पढ़ूंगा, तो अब ये बहुत कितना है इसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बोला कि आज मैं 4 चैप्टर्स पढ़ूंगा, तो दिन के खत्म होने तक आपने 4 चैप्टर्स किए या नहीं किए इसे मेजर करना काफी आसान होगा। तो टारगेट्स मेजरेबल मतलब क्वांटिटेटिव बनाओ। फिर आता है ए से अचीवेबल। ऐसा कोई टारगेट मत रखो कि उससे आप अचीव ही नहीं कर पाओ। जैसे पूरी 12th की जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो एक ही दिन में खत्म कर देंगे ना। अभी आप सुबह से लेकर अगर आप पूरी रात तक भी बैठे रहो ना करने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे एक दिन में कंप्लीट कर पाओ। तो टारगेट ऐसा बनाओ जो अचीवेबल होना चाहिए। फिर आता है आर से रिलीवेंट। रिलीवेंट मतलब टारगेट ऐसा हो जो अगर अचीव हो जाए तो उससे आपकी फर्म को या आपको कोई फायदा होना चाहिए।
इररिलेवेंट टारगेट नहीं होना चाहिए कि अचीव होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे हमारी स्नैप स्ट्रीक्स, बहुत इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो स्नैप स्ट्रीक्स बनाए जा रहे हैं पर पता ही नहीं है क्यों बना रहे हैं। 100 हो गई हैं, 300 हो गई हैं, 500 हो गई हैं, 1000 हो गई हैं, पर पता ही नहीं है कि उस अगर वो हो भी गया, अचीव भी हो गया तो क्या हो जाएगा उससे, कुछ भी नहीं। तो टारगेट ऐसे बनाओ जो कंप्लीट होने पर आपको कुछ अचीव हो या फिर आपको कोई फायदा हो। टी से आता है टाइम बाउंड। हर एक टारगेट की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बीएसटी के 4 चैप्टर्स करने हैं, अभी कब तक करने हैं पता ही नहीं है, महीने 2-3 महीने हो गए तभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए, अभी वो चले जा रहे हैं। तो जो भी आप टारगेट सेट करोगे उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि ये मुझे अचीव करना है, पर कब तक, उसकी लिमिट क्या है। तो स्मार्ट में एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलीवेंट एंड टी से टाइम बाउंड। टारगेट सेट करने के बाद होता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसे मेजर करना ना। अगर वो परफॉर्मेंस तो क्वांटिटी में है तो उसे मेजर करना आसान होता है। जैसे अगर आपका टारगेट था कि 2000 यूनिट बनानी है, तो अब इसे मेजर करना आसान है कि आपने 2000 ही बनाई है या फिर 1500 बनाई है या 2500 बनाई है, कितना बनाया है उसे कंपेयर करना आसान है। लेकिन अगर तो वो टारगेट क्वांटिटी में नहीं है, वो परफॉर्मेंस क्वालिटी वाइज है, तो इसको मेजर करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप इसे मेजर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्ट एंड रिटर्न रेट्स। तो माने अगर मैंने अपना सामान बेचा, लेकिन बार बार जब मैं कोई सामान अपना दिखा रही हूँ कस्टमर को, तो लगातार उस सामान को लोग रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई इसे खरीद ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। या फिर खरीदने के बाद बार बार लोग उसे रिटर्न करके जा रहे हैं कि नहीं, एक ही दिन में खराब हो गया, ये गंदा है, ये कुछ है। तो ये क्या है कि अगर आपकी क्वालिटी को भी जज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न एंड रिजेक्शन रेट। तो यहाँ पे है कि परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अगर वो परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली है, मतलब क्वांटिटेटिव है, तो इसे मेजर करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर क्वालिटी पैरामीटर्स भी है तो इसे चेक किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शंस और रिटर्न्स। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। अभी तक आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, फिर आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया हुआ है। थर्ड स्टेप आता है दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अभी अगर आप कंपेयर करते हो और यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं निकलता, एग्जैक्टली आपने जैसी प्लानिंग की थी वैसा ही आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आता है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर कोई डेविएशन है, कोई भी डिफरेंस है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हो। ठीक है, तो इफ देर इज अ मैच इन बोथ, बोथ मतलब प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रही है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी मिसमैच है, कोई भी डेविएशन है, तो हम निकालते हैं कि कितना डेविएशन है और फिर आगे के स्टेप्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द डेविएशन। नाउ डेविएशन निकालने के बाद आप उसे एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब होता है कि सारे डेविएशंस टॉप लेवल मैनेजर्स को बताने नहीं होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डेविएशन हो रहे हैं, वो सारे डेविएशन की नोटिस या खबर टॉप लेवल मैनेजर्स को नहीं देनी होती है। तो एनालाइज करना कि कौन से डेविएशन क्रूशियल है जिनकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और कौन से डेविएशन उतने क्रूशियल नहीं है जिनकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, ये होता है एनालाइजिंग द डेविएशन। और इसको एनालाइज करने के लिए हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं। उसमें पहली टेक्निक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरी है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि फोकस ऑन सम की रिस्पॉन्सिव एरियाज, फोकस ऑन सम की रिस्पॉन्सिव एरियाज। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे क्रूशियल एरियाज आते हैं जिसमें अगर कोई चेंज आया या डेविएशन आया तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट में ड्रास्टिक चेंज आएगा। जबकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें अगर चेंज आ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि अगर कोई डेविएशन इन की रिस्पॉन्सिव एरियाज में आया है, तो टॉप लेवल मैनेजर्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। और अगर इन एरियाज को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चेंजेस आए हैं, डेविएशन आया है, तो उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ गई है और दूसरा आपकी जो पोस्टल कॉस्ट है वो 20 रुपए से बढ़ गई है। ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अब किसी ने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो बहुत ऐसे देखकर ऊपर से क्या लगता कि 20 रुपए का चेंज बड़ा लग रहा है, ये इन्फॉर्म करना चाहिए, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि गलत डिसीजन है।
कि प्रोडक्शन करना आपकी फैक्ट्री का या आपकी कंपनी का की रिस्पॉन्सिव एरियाज है। अगर आपकी पर यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ जाती है और आप जो महीनों में हजारों लाखों यूनिट बेच रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके बिजनेस पे ड्रास्टिक दिखेगा। जबकि जो पोस्टल कॉस्ट है, तो पोस्टल में मतलब पोस्ट ऑफिस का यूज़ करके आप कहीं पे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो या कुछ मंगवा रहे हो, तो इसका जो यूज़ है वो कोई कंपनी साल में मतलब मैक्सिमम 3-4 बार ही करती है। तो मतलब इसमें कोई खास फर्क दिख नहीं रहा है, 50-60 रुपए का कोई फर्क दिख रहा है, तो ये आपकी कंपनी को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना कि प्रोडक्शन इम्पैक्ट करेगा। तो प्रोडक्शन आपकी कंपनी का की रिस्पॉन्सिव एरिया है, इसमें चेंज आता है तो टॉप लेवल को बताना चाहिए। जबकि पोस्टल एरियाज जैसे ही आपके की रिस्पॉन्सिव एरियाज में नहीं आते, तो अगर इसमें चेंज आता है तो ये बहुत क्रूशल चेंज नहीं है, ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दूसरी टेक्निक एनालाइजिंग करने की। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक सीधी लाइन कहता है कि अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। एक मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने का ट्राई करता है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसको चाहिए कि सब मेरे हाथ में रहे, सब मेरे अकॉर्डिंग ही हो, सब मेरे कंट्रोल में हो, वो एंड में सारा मैसअप कर देगा, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज या फिर एक लिमिट डिसाइड करो। अगर कोई भी चेंज या डेविएशन उस लिमिट के अंदर आ रहा है तो यू शुड नॉट इन्फॉर्म द टॉप लेवल। लेकिन जैसे ही वो डेविएशन उस लिमिट को क्रॉस कर दे तो यू शुड इन्फॉर्म द टॉप लेवल मैनेजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट का एक लिमिट डिसाइड किया कि वो लिमिट है 5 रुपए फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी लिमिट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे प्रोडक्ट किसी साल मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट में 1 रुपए का, 2 रुपए का या 3 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मैं टॉप लेवल मैनेजर को इन्फॉर्म नहीं करूंगी ये सोच के कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लेकिन द मोमेंट मेरा जो डेविएशन है वो 6 या 7 हो गया, तो अब मुझे उन्हें बताना चाहिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि एक स्पेसिफिक रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी डेविएशन माइनर है या इस डेविएशन के अंदर है या इस लिमिट के अंदर है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। जबकि अगर कोई डेविएशन इस लिमिट के बाहर जा रहा है तो फिर आपको टॉप लेवल को बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 2, इट कैन बी इग्नोर्ड। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए से अगर बढ़ रही है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 2 रुपए से ज़्यादा बढ़ जाए तो मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ओके, ये एक दो आपकी केस में अलग अलग ये लिमिट हो सकती है ना। इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? एक तो ये बहुत टाइम और एफर्ट सेव करता है। अब आप हर एक चीज़ टॉप लेवल को बताने लग जाओगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2 रुपए से बढ़ गया, 1 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई, तो वो परेशान हो जाएगा क्योंकि टॉप लेवल के पास अपने ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। अगर मिडिल या बॉटम लेवल बार बार हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उन्हें परेशान करेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो और कंफ्यूज एंड फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट कर रहे हो, सारी चीज़ें नहीं बता रहे हो, तो इससे उनकी टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, सेव होते हैं। इसके अलावा मैनेजर्स का भी अटेंशन सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स पे जाता है, फालतू के या छोटे मोटे मैटर्स पे उनका जो ध्यान है या फोकस है वो नहीं जाता। ये इसके दो इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हमारा जो पांचवा है वो है टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो अभी तक आपने टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, डेविएशंस को एनालाइज कर लिया, कौन से डेविएशन बताने हैं टॉप लेवल को, कौन से नहीं बताने वो भी डिसाइड कर लिया। पांचवा आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। नाउ यू नो दैट देयर आर सम डेविएशन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अभी कैसे उस डेविएशन के को सुधारा जाए, ये हम करते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर्स से। और ये शुरू कहाँ से होता है? टू फाइंड द रीजन ऑफ डेविएशन। डेविएशन निकलने के बाद आपको पता लगाना होता है कि इन डेविएशन का रीजन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करेक्ट करते हो। और करेक्टिव मेजर्स लेने से पहले आपको 3 चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर वो सिचुएशन बहुत, अगर वो डेविएशन बहुत माइनर है, बहुत छोटे से चेंजेस आए हैं, तो इग्नोर दैट, फिर आप सिचुएशन में कोई भी चेंजेस मत करो। दूसरा, अगर जो डेविएशन आया वो बड़ा है और लेकिन पर वो प्लान्स और स्ट्रेटजीज में कमी की वजह से है, तो अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज को रिवाइज करो। तीसरा, अगर आपके जो डेविएशन आया है वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आया है तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। तो जनरली जब उनको पता होता है कि हमारे स्ट्रेटजीज में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते हैं। और अगर उन्हें पता होता है कि परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है तो या तो वो वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं या तो फिर वो मशीन की रिपेयरिंग वगैरह करवाते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो।
तो टेकिंग करेक्टिव मेजर में सबसे पहले आप रीजन फाइंड आउट करेंगे कि डेविएशन का कारण क्या था। अगर वो डेविएशन बहुत छोटा हो तो उसे इग्नोर कर देंगे। अगर वो डेविएशन आपके प्लान्स की वजह से आ रहा है तो स्ट्रेटजीज को रिवाइज करेंगे। और अगर वो डेविएशन परफॉर्मेंस की वजह से आ रहा है तो ट्रेनिंग और रिपेयरिंग वगैरह करवाकर उस डेविएशन को ठीक करने का ट्राई करेंगे। ओके, चलिए। तो जनरली अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो तो वो ट्रेनिंग वगैरह में उन्हें भेजा करते हैं। इसके अलावा मशीन्स वगैरह को रिपेयर करवाते हैं ताकि जो डेविएशन है वो फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। लास्ट स्टेप है हमारी कंट्रोलिंग में फीडबैक इन कंट्रोलिंग। आपने टारगेट सेट किया, मेजर किया, कंपेयर करने के बाद उनके डेविएशन को एनालाइज किया और करेक्शन भी आपने लिया, करेक्टिव मेजर्स भी आपने सजेस्ट किए। अब इसके एंड में एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस फीडबैक रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि लास्ट ईयर कितना डेविएशन आया था, उसके रीज़न क्या थे और कौन कौन से सजेशंस बताए गए हैं, दिए गए हैं। अब ये जो फीडबैक रिपोर्ट है वो एक बेस की तरह काम करती है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स प्लानिंग। तो जब भी अगले साल की प्लानिंग की जाएगी इस फीडबैक रिपोर्ट को ध्यान में रखकर की जाएगी। तो फीडबैक रिफर्स टू लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशन, क्यों आपके डेविएशन आए थे, द करेक्टिव मेजर, कैसे आपने सजेशन दिया है कि फ्यूचर में डेविएशन ना हो। और ये जो फीडबैक है वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में अगेन आपकी यूजफुल होगी। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग इसे देख कर की जाती है, इसको ध्यान में रख के की जाती है। ओके, सो दैट्स इट। नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और है, टाइप्स ऑफ डेविएशन। तो जो डेविएशन होता है वो या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या तो नेगेटिव डेविएशन होता है। शायद लिखा नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन होता है या फिर नेगेटिव डेविएशन होता है ना। अगर आपकी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है या आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ के कंपैरिजन में, आपने सोचा था 85%, आ गए 95%, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस से। तो जो डेविएशन होता है यहाँ पे जो 10 का डेविएशन है ये पॉजिटिव डेविएशन है। जबकि अगर आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लांट परफॉर्मेंस से कम है, आपने सोचा था 85% पर एक्चुअली मिला सिर्फ 75%। ठीक है, तो अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होती है आपके प्लांट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में तो यहाँ पे जो डेविएशन दिख रहा है 10% का, ये नेगेटिव डेविएशन है। तो डेविएशन दोनों होते हैं। टारगेट से अगर ज़्यादा अचीव हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, टारगेट से कम अचीव हो तो नेगेटिव डेविएशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ आती है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।